व्हाट लेड यू दिस कि आपने चाइल्ड साइकोलॉजी को एज अ करियर ना लेके डांस को एज अपना प्रोफेशन बनाया? कहते हैं ना कि जो अपना पैशन फॉलो करता है वो उस काम को बहुत सुंदर ढंग से निभा पाता है। इतने सारे डांस फॉर्म हैं, व्हाई यू चोज कथक? जो बात हम कहते हैं तो एक जो नेचुरल फ्लो है वो कथक नृत्य में ही मुझे दिखा बचपन से। एक बहू या एक बेटी जिसके मन में कुछ ऐसा पैशन हो, उसके आगे बढ़ने में उसके हस्बैंड, उसकी फैमिली का क्या रोल होता है? बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। और वंदना जी, आप जो हैं मूक बधिर बच्चों हैं, उनको सालों से कथक नृत्य सिखा रही, क्या वो भाव है, क्या मन में था आपके, क्या इंस्पिरेशन? विशेष बच्चे हैं हमारे जो सुन बोल नहीं सकते, तब मुझे थोड़ा ये लगा कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगी, कैसे बताऊंगी उन्हें कि इतनी गिनतियां हैं या इस तरह से। मुझे लगता था कि मैं घर आके ये कथा कहूँ मैं नृत्य कला से, कदमों से लिखूं कहानी, नृत्यन की ये देववाणी, कथक से सजी ये जिंदगानी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेनू के साथ दिल से दिल तक में आज फिर से एक ऐसी शख्सियत अपनी नव दुर्गा सीरीज में जो सिर्फ कानपुर के दिल में धड़कती नहीं है, उनके ताल, छंद, ले सारे ही कानपुर के फिजा में घुलते हैं। उनकी प्यारी सी मुस्कुराहट, प्यारी सी हंसी और उनकी थिरकन में सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आप जानते ही होंगे, कथक नृत्यांगना हमारी प्यारी सी वंदना देबरॉय। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत थैंक यू अपना बहुमूल्य समय और अपने बच्चों के बीच से समय निकाल के यहाँ आने के लिए। वंदना जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे बुलाया और हम लोग अब बातें करेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम बीतने वाला है। जी। वंदना जी, When I was going through your profile, हमने देखा कि आप चाइल्ड साइकोलॉजी में भी आपने डिग्री ली है और आपने डांस को डेफिनेटली अपना प्रोफेशन बनाया हुआ है। तो व्हाट लेड यू दिस कि आपने चाइल्ड साइकोलॉजी को एज अ करियर ना लेके डांस को एज अपना प्रोफेशन बनाया? आज तमाम बच्चियां आपके सानिध्य में कथक सीख रही हैं। आप का जो नृत्यशाला है वो बहुत ही नेम और फेम है। आए दिन आप बैले डांसेस करती रहती हैं और हम सभी मंत्रमुग्ध होते हैं हर स्टेज पे जिस पे आप और आपके शिष्य और शिष्याएं जो हैं कथक डांस करते हैं। क्या वो रीज़न था कि यू टुक डांस एज योर प्रोफेशन? कहते हैं ना कि जो अपना पैशन फॉलो करता है वो उस काम को बहुत सुंदर ढंग से निभा पाता है। और आपको रेनू जी ये जान के बहुत आश्चर्य भी होगा और अच्छा भी लगेगा कि साइकोलॉजी सारा दिन हमारे साथ रहती है, सारा दिन हमारे साथ काम करती है। हाँ। तो जब नृत्य करना होता है या कराना होता है तो इतना बड़ा, इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है साइकोलॉजी। बच्चों की साइकोलॉजी समझ के उन्हें नृत्य सिखाना। आजकल इतना प्रेशर है पढ़ाई का, बच्चे अपना करियर बनाने के लिए इतना स्ट्रेस्ड हैं कि उनकी साइकोलॉजी को ही मैं उनका म्यूज़िक बना देती हूँ, उनकी लय बना देती हूँ, उनकी मतलब उनके जीवन का छंद बना देती हूँ और उस साइकोलॉजी से ही अपना नृत्य सिखा करके उनको निखार देती हूँ। अच्छा, इतने सारे डांस फॉर्म हैं, व्हाई यू चोज कथक? अच्छा, कहते हैं कथा कहे सो कथिक कहावे। पंडित बिरजू महाराज जी जो मेरे गुरु हैं, तो कहते हैं ना कि मैं अब बात कर रही हूँ और मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरी आंखें चल रही, मेरे भाव चल रहे हैं, आपके भी एज वेल एज आपके भी चल रहे हैं। तो जो बात हम कहते हैं तो एक जो नेचुरल फ्लो है वो कथक नृत्य में ही मुझे दिखा बचपन से। और जब छोटी थी तो नेशनल टीवी में आपको याद होगा कि रात में 10 या 11 बजे संगीत के सम्मेलन आते थे। हाँ। तो उसमें लखनऊ घराने के पंडित शंभू महाराज जी, पंडित लच्छू महाराज जी, पंडित बिरजू महाराज जी, उनको देखती थी और वो जो इतना सुंदर समन्वय होता था ना लय और ताल का, जो मुझे और डांस फॉर्म्स में कम दिखता था। मतलब एक कंटिन्यूएशन है, एक थिरकन है, एक लय है और बहुत सुंदर ढंग से चलता ही चला जाता है। तो इसलिए मुझे कथक बहुत अच्छा लगा। आपके कौन से गुरु रहे हैं और क्या आपने उनके सानिध्य में जाकर शिक्षा कथक की ली है?
जी, जब मैंने शुरुआत की, जिसे प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है, तो श्रीमती राजेश्वरी ठाकुर जी, उनसे अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली। उसके बाद शाश्वती दीदी, पंडित बिरजू महाराज जी, इन सबसे आगे सीखती चली गई और आज भी सीख रही हूँ, क्योंकि सीखने का तो कोई अंत ही नहीं है। हर दिन कुछ सीखने को मिलता है, हर दिन कुछ जानने को मिलता है। मैं देख रही हूँ कि जब आप अपने गुरुओं का नाम भी स्मरण कर रही हैं तो आप उनको एक अपने तरीके से प्रणाम कर रही हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जितनी इज्जत, रिस्पेक्ट आपकी जनरेशन्स गुरुओं को देती थी, क्या आप ये देख रही हैं कि आज की जनरेशन्स भी उतनी ही इज्जत, प्यार अपने गुरु को दे पा रही है? कुछ चेंज देख रही हैं आप सोसाइटी में इस समय? देखिए, चेंज तो एक ड्रास्टिक चेंज आया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द हर जगह, हर सोसाइटी में चेंज आया है। वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों संगीत जब मैं कहती हूँ तो उसमें गायन, वादन, नृत्य सब आता है। तो एक ऐसी विधाएं हैं ये कि जब बच्चा सीखता है तो कहते हैं ना कि माँ सरस्वती का सीधा आशीर्वाद उस पर आता है, तो वो बच्चा अपने आप ही उस धारा में बहने लगता है। जब वो मेरे पास आता है तो उसे नीचे बैठना है, उसे मुझे प्रणाम करना है। किसी भी बड़े गुरु का नाम लेने से पहले, इवन मेरा नाम लेने से पहले वो अपने कान पे हाथ रखेगा। तो वो एक लेगेसी है, वो अपने सीनियर्स को देख रहे हैं, वो अपने सीनियर्स को देख रहे हैं, अपने तो आप ही वो धीरे से ट्रांसफर होती चली जाती है। और बहुत मतलब एक अनुशासन है, शास्त्रीयता में ही अनुशासन है। तो चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, लेकिन जो बच्चे इस विधाओं को सीखते हैं, इस कला को सीखते हैं, वो बहुत अनुशासित होते हैं। बचपन से एक मन में बहुत इच्छा थी। वंदना जी, आपसे पहले भी मैंने कहा, अभी लगता है कि शायद कभी ज़िंदगी में समय निकाल पाऊंगी। तो आपको लगता है कि कथक सीखने के लिए, मान लीजिए मैं आज 50 इयर्स की हो गई हूँ, तो कोई एज रेस्ट्रिक्शन है कि पता चला कि मैं आपके पास आऊं कि वंदना जी मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए? तो नहीं, कोई एज कुछ मैटर नहीं करता, ना एज, ना मतलब कोई भी चीज़। केवल यहाँ आपके सीखने की इच्छा होनी चाहिए, यहाँ आपके सीखने की इच्छा होनी चाहिए, तो आप कुछ भी सीख सकते हो। और क्योंकि जिस तरह से आपका एक व्यक्तित्व है, आप इतनी पॉजिटिव हैं, चीज़ों को इतनी सरलता से लेती हैं, तो आप बहुत अच्छा सीख सकती हैं। और कोई एज लिमिट नहीं है, कोई एज बार नहीं है। यू कैन लर्न एट एनी एज। थैंक यू सो मच फॉर एनकरेजमेंट। अब ये बात करते हैं डॉक्टर साहब की, आपके हस्बैंड की। सर खुद इतने सुंदर गाते हैं, शास्त्रीय संगीत पर उनका बहुत अच्छा कमांड है। हमने IMA के तमाम फंक्शंस में सर को सुना है। घर का माहौल कैसा रहता है? मैं सोच के भी एकदम रोमांचित हो जाती हूँ कि आपके घर का माहौल कैसा रहता है। मतलब आप लोग बातचीत भी क्या ऐसे ही सुरताल के फॉर्म में करते हैं? कभी आपस में कुछ झगड़ा होता है, नोक झोंक, तो किस फॉर्म में होती है? तुतले में होती है। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है रेनू जी। और आप हो सकता मुझसे ये प्रश्न आगे पूछती हूँ तो मैं इसी के साथ साथ उसका भी उत्तर देती चलती हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी शादी इतने अच्छे परिवार में हुई। डॉक्टर देवाशीष देवरॉय जो मेरे हस्बैंड हैं, उन्हें लता मंगेशकर अवार्ड मिल चुका है और उन्होंने अफजाल हुसैन खान निज़ामी साहब से अपना संगीत विधिवत सीखा, लेकिन मेडिकल में आने के बाद, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने ये बोला कि हमारे मतलब फादर इन लॉ, मदर इन लॉ ने, कि जब आप मेडिकल में सिलेक्ट हो जाएंगे तब आप क्लासिकल सीख सकते हैं। हाँ। और कोइंसिडेंटली वो GSVM में ही उनका सिलेक्शन हुआ, तो फिर यहाँ रहते रहते यहीं पे सीखा उन्होंने जी। रामपुर सहसवान घराने से। अच्छा। राशिद खान जो हैं वो हमारे जो उनके गुरुजी हैं डॉक्टर साहब के, उनके अच्छा। चाचा थे। तो एक बहुत बढ़िया घराना था। और जो मेरी मदर इन लॉ थी वो बहुत खुद भी बहुत इंटेलेक्ट, जिससे कहना चाहिए एक बहुत इंटेलेक्चुअल महिला थी। और नृत्य, गायन, वादन, संगीत सब में उनकी बहुत रुचि थी। तो मेरी शादी के बाद वो बाकायदा मुझसे कहती थी, तुम बैठो 2 घंटा रियाज करो। और वो स्वयं वहाँ बैठ के मुझसे रियाज कराती थी कि जो तुमने किया है वो तो ठीक बात है, लेकिन उसका रियाज करना बहुत ज़रूरी है। वो खुद बहुत अच्छा गाती थी, लिखती भी बहुत अच्छा थी। इंग्लिश शेक्सपियर, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश से ही, लिटरेचर से ही MA किया हुआ था, तो शेक्सपियर उनको बहुत कंठस्थ था। तो इंग्लिश जितने भी पोएम्स हैं या रविन्द्रनाथ टैगोर की पोएम्स, वो मुझे वो नरेट करती थी और उस पर कहती थी भाव करो।
तो बहुत सीखने को मिला उनसे भी। तो घर का जो परिवेश है, वो माहौल है, वो बहुत संगीत पढ़ाई के साथ साथ एकेडमिक्स नो डाउट है, क्योंकि सभी डॉक्टर्स हैं, तो लेकिन उसके साथ संगीत को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। और इसीलिए मुझे इतनी सपोर्ट मिला। एक जैसे कहते हैं ना, पिलर कोई हो आपके पास, वो जो एक लता चढ़ती है ना पिलर पे, वो स्ट्रॉन्ग पिलर होना चाहिए। ये मैं आपके थ्रू ज़रूर से मैसेज देना चाहूँगी वंदना जी। मेरी कई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने संगीत सीखा, डांस सीखा, बट शादी के बाद हमारे जैसे वो ब्लेस्ड नहीं थे प्रोबेबली, और उनको इतना सपोर्ट नहीं मिला। तो आज जब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, सब अपने कार्य पे निकल गए हैं, आज उनका मन में कहीं ना कहीं ये कुंठा रह जाती है, मन में ये फांस रह जाती है कि वो मेरा पैशन था और मैं उस चीज़ को नहीं कर पाई। तो आपको क्या लगता है कि एक बहू या एक बेटी जिसके मन में कुछ ऐसा पैशन हो, उसके आगे बढ़ने में उसके हस्बैंड, उसकी फैमिली का क्या रोल होता है? बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। और मतलब आपका जो भविष्य है उसको एक आकार दे देते हैं आपके इन लॉज, आपका फैमिली, आपके हस्बैंड। और मुझे लगता है जिसने जो भी कुछ सीखा हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, लेकिन आपको अपना पैशन ज़रूर फॉलो करना चाहिए। सच में, क्योंकि खुश रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप पैशनेट रहें और अपनी पैशन, अपनी हॉबी को आगे बढ़ाते रहें। ये बहुत ज़रूरी है रेणु जी, क्योंकि फिर वो हो जाता है ना कि आप बिल्कुल मशीन हो जाते हैं जी। आपके अंदर वो रस नहीं रह जाता, आपकी आत्मा कहीं ना कहीं बहुत असंतुष्ट हो जाती है। तो अपना पैशन ज़रूर से फॉलो करें, जो भी हो। आप अगर ड्राइंग करते हो तो ड्राइंग करें, डांस करते हो तो डांस करें। किसी को सीखना तो मेरे पास ज़रूर आ सकता है सीखने। अगर आप कुछ गाते हैं तो खुद, आजकल तो देखिए इतना ज़्यादा ये जो सोशल मीडिया है जी, आप अपने वीडियोस, अपना सब कुछ बना के, कहीं आपको किसी की ब्रेक की भी जरूरत नहीं है। आप अपना पोस्ट कर सकते हैं बना के। कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो बिल्कुल आप अपने पैशन को परस्यू करिए, बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ है कि जितनी भी वर्किंग मदर्स हैं, जाहिर सी बात है आपका शाम के कई घंटे आप शिक्षा देने में व्यतीत करती हैं। आपकी एक अच्छी सी नृत्यशाला है, नुपुर नृत्यशाला, नुपुर कला आश्रम, नुपुर कला आश्रम है आपका। और जाहिर सी बात है बच्चों को कुछ सिखाने के लिए आपको ABCD से ही शुरू करना होता है, नृत्य में समय देना पड़ता है। कुछ जब हम अपने प्रोफेशन में आते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, तो कहीं ना कहीं एज अ मदर एक गिल्ट रहती है कि हम बच्चों को कम समय दे पा रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं क्या वैसा परफॉर्म कर पाएंगे जैसे उन मदर्स के कर रहे हैं, हम उतने अच्छे से उनकी टेक केयर कर पा रहे हैं कि नहीं, समय दे पा रहे हैं कि नहीं। तो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसे क्वालिटी टाइम या नंबर ऑफ आवर्स, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट अगर हम चिल्ड्रन की, बच्चों की अपब्रिंगिंग की बात करें? नहीं, देखिए हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ मदर। आप कुछ भी करिए, आप अपने आप को कहीं पे भी स्टेब्लिश करिए, लेकिन क्योंकि हमारी ये एक ड्यूटी है, हम उस बच्चे को लेकर आए हैं इस दुनिया में, तो पहले हमारा जो एक कहते हैं ना कर्तव्य बनता है, वो अपने बच्चे के प्रति बनता है। तो बिल्कुल ज़रूरी है कि अपना पैशन फॉलो करें, लेकिन अपने बच्चे, क्वालिटी टाइम जैसे आपने कहा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी टाइम बिल्कुल देना चाहिए बच्चों को। और जहाँ अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, तो मैंने बहुत दिनों बाद, मतलब जब मेरा बच्चा ऐसा थोड़ा बड़ा हो गया, क्लास 1, 2, 3 में चला गया, तब मुझे लगा कि अब इसकी पढ़ाई का टाइम है या कुछ ऐसा टाइम है जो कि मेरे लिए, जैसे अगर वो कोचिंग जाता है या कुछ करता है, जो मेरे लिए फ्री टाइम है, तब मैंने ग्रेजुअली क्लासेस शुरू करना, प्रोफेशनली प्रोग्राम्स को करना, या बहुत सारे प्रोग्राम्स को शुरू करना। और लेकिन वो भी कैसे, जब उसका जो एक मिलता है ना स्कूल की तरफ से कि इनका पूरा ईयर का जो है, पूरे ईयर का शेड्यूल देख करके फिर मैं अपने प्रोग्राम का शेड्यूल सेट करती थी कि नहीं, इस समय इसका एग्जाम होगा तो हम इसके साथ ही रहेंगे। तो तो मैनेज करना पड़ता है, लेकिन दोनों चीज़ें ही ज़रूरी है, फिर कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे हो जाओगे। तो बच्चे को किस तरह से मैनेज करना है, ये थोड़ा सा काम करना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पोर्टेंट है। और बच्चा भी जब ये देखता है कि मदर या पेरेंट्स किस तरीके से मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, मदर इज सो हार्ड वर्किंग, किस तरीके से डिफरेंट चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, आई थिंक
बच्चों के लिए यू हैव टू बी अ रोल मॉडल। हाँ, तो वो बिल्कुल। धीरे से अपने आप ही उनके अंदर हार्ड वर्क, ऑनेस्टी और ये सब चीजें इम्बाइब हो बिल्कुल, जाती है, एंड दे डू बिल्कुल। बेटर। रिसेंटली एक रिसर्च में आया हुआ है कि जो वर्किंग मदर्स के बच्चे हैं, दे आर मोर डिसिप्लिन्ड, दे आर मोर सेल्फ सफिशिएंट इन डूइंग देयर ओन कोर्स एंड मोर सक्सेसफुल इन नियर फ्यूचर। तो एक जो मन में एक कई महिलाओं के रह जाती है कि भाई हम इसलिए कुछ ना करें, इसको एज अ गिल्ट ना लेके, हाँ, इसको एज अ गिल्ट ना ले, इसको एज अ चैलेंज ले As a challenge। कि हमको उन दोनों कामों को कैसे मैनेज करना है और दोनों ही कामों को अच्छा करना अच्छे से है। करना है। अच्छा, लखनऊ घराना जो कथक का है उसमें नज़ाकत और भाव दोनों को ही प्रधानता दी जाती है। आपको क्या मन को भाता है इन दोनों ही चीज़ों में? और नज़ाकत और भाव ऑलमोस्ट एक ही चीज हो गए, जी, है ना। हाँ। जैसे कि लखनऊ घराने में महाराज जी लोगों ने तिहाइयों पे भी काम किया है, छोटी छोटी गिनती की तिहाइयाँ, मतलब ऐसी तिहाइयाँ जो बच्चे सीखे और ताल पे आए, लय पे आए और उससे फुटवर्क भी बहुत अच्छा हो। ओके। तो नज़ाकत और भाव ये तो एक ही बात हो गए, दो हाँ। पहलू हो गए एक सिक्के के। जी। और उसके साथ साथ तिहाइयाँ, अब जैसे एक 9 की तिहाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 के अंक को उन्होंने तोड़ के इतना सुंदर किया कि बच्चा जब पैर चला रहा है तो उसको बहुत अच्छा फुटवर्क अच्छे से आता आ जाए। है। तो इस तरह गिनतियों की तिहाइयों पे बहुत काम किया गया है और छोटी छोटी तिहाइयों पे भी, मतलब लखनऊ घराना मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि एक ऐसा घराना है कि उसको इतने सुंदर ढंग से पिरोया गया है कि वो हर एक मतलब उस चीज़ को छूता है जो नृत्य के लिए बहुत आवश्यक है और संगीत के लिए आवश्यक है, ताल और लय के लिए आवश्यक है। ये देखने में आया और ये डिफरेंट रिसर्चेस प्रूव करती हैं कि अगर आप संगीत को सुनते हैं या गाते हैं या नृत्य करते हैं तो इट हेल्प्स, आपके जो डिफरेंट सेंटर्स हैं, बहुत फाइन सेंटर्स हैं ब्रेन के, उसको स्टिमुलेट करते हैं और आपकी लैटरल थिंकिंग बढ़ती है, इंटेलिजेंस बढ़ती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा कुछ ना कुछ, अगर उसका म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, डांस में इंटरेस्ट है, तो वो उसको टेकअप करे। आपको क्या लगता है, आपके यहाँ कुछ ऐसी रिसर्चेज हैं जो ये बोलती हों, कहती हों कि ब्रेन सेंटर्स पे डांस का कुछ फर्क होता है? बिल्कुल होता है, डेफिनेटली होता है। मतलब इतना ये एक्चुअली ये सब इतनी संवेदनशील चीज़ें हैं ना कि आप वो कोई बहुत दुखी बैठा हो, हम अपना ही एग्जाम्पल लें, अगर सारे दिन से मेरी तबीयत ठीक होती है, खराब होती है, तो वो जब क्लास हो रही होती है तो मेरी तबीयत ठीक हो जाती है या जब मुझे कोई परफॉर्मेंस देनी होती है तो मुझे मेरा सारा दर्द दूर हो जाता है। तो जो बिल्कुल अंदर से बिल्कुल पैशनेटली जो कुछ करता है ना, तो वो ब्रेन के आप कह सकते हैं या आपके जो मतलब कहते हैं ना माइंड एंड बॉडी एंड सोल, तीनों का समन्वय हाँ पिरो लेते हैं, ऐसा एक पिरोता है और मतलब आप अलग ही दिखते हैं, आपकी बातचीत अलग हो जाती है, आप खुद अलग हो जाते हैं और वो दिखता है, यू कैन मेक इट आउट। आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। मैं हमेशा बोलती हूँ डांसर्स, म्यूजिशियंस, इनकी बॉडी लैंग्वेज ही डिफरेंट हो जाती तो है। दे आर बेसिकली मोर इमोशनल, मोर सेंसिटिव, मोर सॉफ्ट, और वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, वो एक कॉन्फिडेंस आता है, हाँ। अपनी बातों को कहने का कॉन्फिडेंस आता है। और महाराज जी कहते हैं कि नृत्य या संगीत मतलब द होल थिंग, गायन वादन नृत्य, ये पूरा साइंस है। मतलब इसमें जैसे लोगों को लगता होगा कि नृत्य तो आर्ट का सब्जेक्ट है, नहीं, हम लोग एंगल्स पे काम करते हैं, कोड, मतलब अगर ये हाथ ये है तो उस कोड, हाँ। और वो शोल्डर भी वैसे होना चाहिए। हम ऐसे करके ऐसे कर दें तो खराब लगेगा, शोल्डर भी हमने थोड़ा सामने किया, हाथ भी सामने किया, आंखें भी सामने की, तो फिजिक्स पूरा काम करता है। जो हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो काम करता है। केमिस्ट्री, जब हम कोई चीज़ भाव प्रस्तुत कर रहे हैं, हमने किसी क्रोध का भाव दिखाया तो वो पहुंचना चाहिए ऑडियंस को। हाँ। प्रेम का भाव दिखाया तो वो प्रेम आना चाहिए। कृष्ण का भाव दिखाया तो लोग लगे कि हाँ कृष्ण है। शैतानी कर रहे हैं तो वो एक केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो केमिस्ट्री है। और फिर बायो तो है ये कि पूरा आपका एनाटॉमी काम कर रहा है ना। हाँ। मैथ्स है, इतनी सारी गिनतियां हैं, उसको तालबद्ध करना, मतलब शास्त्रीयता क्या है, जब हम चीजों को लयबद्ध, तालबद्ध और छंदबद्ध कर देते हैं तब वो शास्त्रीय होता है। लय, ताल और नियम में बांध देते हैं। तो जब
वो बांधना होता है तो मैथ्स भी हो जाता है। तो पूरा साइंस है, ये कोई आर्ट का सब्जेक्ट नहीं है केवल। हाँ, और जब आप इतना स्टडी करते हैं, इतना पढ़ते हैं, लय को बांधने का काम करते हैं ना, महाराज जी कहते हैं कि पूरी प्रकृति नाच रही है, हवाएं नाच रही हैं, पेड़ पक्षी सब नाच रहे हैं, समुद्र की लहरें नाच रही हैं। देखिए कहीं पे भी कुछ अगर होता है, सुनामी आ जाती है, लहरों ने अगर अपनी ताल और लय छोड़ी, सुनामी आई। अपना हवाओं ने ताल लय छोड़ी, तूफान आ गया, है ना। हाँ। चंद्रमा ने अपना ताल लय छोड़ा, तुरंत ग्रहण आ गया। सूर्य, तो हर एक चीज अपने अपने पैटर्न पे चलता है। वो लोग इतने अनुशासित होते हैं हाँ। कि सब चीजें पैटर्न पे चलती हैं। कहीं से कोई गया नहीं कि अभी आपने देखा कोविड, हम लोगों ने अपनी ताल ले छोड़ी तो कोविड आ गया। कि हम अपना समय से ना उठना, ऐसी लाइफस्टाइल फॉलो करना, खा रहे हैं कुछ भी खा रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, तो वो कोविड में कितना परेशानी आई। तो सब कुछ समन्वय है ताल और लय के साथ। सारे नक्षत्र, प्लैनेट्स तो धड़ धड़ करके गिर जाएं अगर वो अपने अपने ताल और लय से ना चलें। डिसिप्लिन, अनुशासन जो है वो नृत्य और म्यूजिक आपको सिखाता है, बिल्कुल आपके अंदर इनग्रेन्ड हो जाता और है। वो प्रकृति में है, प्रकृति में है। ये नहीं कि हम सीख रहे हैं तब है, वो हमें प्रकृति सिखा रही है। आप जैसे गायनेकोलॉजिस्ट हो तो बच्चा 9 महीने पे पैदा होगा, ये एक प्रकृति है, प्रकृति का नियम ये बंधा हुआ है, अनुशासन में है ये। और उस 9 महीने में वो कैसे एक बीज से पूरा एक ह्यूमन फिगर उसका हो जाता है। तो कितनी सुंदर लय है, देखिए उसमें कैसे चलता चला जा रहा है ना। आपकी सारी भाव भंगिमाएं देखकर ना मैं बिल्कुल मंत्रमुग्ध हुई जा रही हूँ। वो हम लोग के हाथ चलने ही लगते हैं। हेलो, आपको हाल में ही आपको नृत्य शिरोमणि व कानपुर रत्न व ऐसे कई सारे सम्मान मिले हैं। आपको क्या ज्यादा प्रिय है, सम्मान, प्यार, या अपनी शिष्यों का जो आपके प्रति समर्पण? ये क्या चीज आपके दिल को बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए किसी को कहीं पे भी अगर कोई सम्मान मिलता है तो खुशी तो होती है, लेकिन सम्मान ना बहुत सारी जिम्मेदारियां लेकर आता है। अगर हमें कोई भी सम्मान मिलता है तो पहले तो हमें ये अपने आप में देखना पड़ता है कि हम उसके योग्य हैं कि नहीं है। बिल्कुल ठीक। और हर समय वो चैलेंजेस देके जाता है, तो हर सम्मान के पीछे अपनी योग्यता को बहुत शार्प करना पड़ता है कि नहीं अभी मुझे और बहुत अच्छा करना है। आपको अपने कंफर्ट जोन से और बाहर आके बेटर करना पड़ता है। तो मुझे अच्छा तो ये लगता है कि मुझे जब सब प्यार देते हैं, सम्मान की बात से अलग प्यार बहुत अच्छा लगता है। और जो मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करते हैं, वो कहीं पे कुछ अचीव करते हैं, जब वो अपनी लाइफ में कहीं कुछ उनको ऐसा सक्सेस मिलता है, तो मुझे लगता है यही मेरा अचीवमेंट है। ये गुरु की सही परिभाषा है। हाँ, ये वो बच्चे बहुत अच्छा नृत्य करते हुए मुझे मेरी आंखों के सामने दिखते हैं। हाँ। तो मुझे लगता है यही तो मेरा सबसे बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ा अवार्ड है। तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। जी। और ये जो नवदुर्गा सीरीज है, इसका उद्देश्य यही है कि हमें अपने समाज की उन 9 देवियों को आपके सामने लाना था, जो समाज में बहुत ही इंस्पायरिंग काम कर रहे हैं, जिनको देखकर हमारे दर्शक ये देखें कि हमारी बेटियां पंख मिलने पर देखिए कैसे उड़ती हैं, जहाँ पे कोई आसमान का कोई एंड नहीं है। आपका जो बचपन था, 5 साल की उम्र से आपने नृत्य करना शुरू किया। पेरेंट्स का, मम्मी पापा का आपके लिए इस शौक के लिए उस समय डेफिनेटली एक हॉबी रही होगी, तो कैसा उनका एटीट्यूड था आपके लिए? क्या चाहते थे? क्या उन्होंने आपको नहीं कहा नहीं बेटा इस विधा को छोड़ो, तुम कुछ और करो, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, एज वी ऑलवेज टेल कि ये तो ठीक है बट ये तो करो पहले? नहीं बिल्कुल। वैसे मैं ना पढ़ने में भी अच्छी थी जी। तो जैसे कोई कंप्लेन नहीं आती थी स्कूल से, तो पेरेंट्स को लगता था ठीक है। लेकिन अगेन वही कि मैं उस मामले में भी बहुत सौभाग्यशाली रही। आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे जो पापा अब वो नहीं हैं, वो बहुत अच्छा लिखते थे। अच्छा। मतलब वो मतलब उनकी जो कविताएं हैं वो नीरज जी के समकक्ष वो साथ में स्टेज शेयर करते थे। ओके। बहुत सुंदर उन्होंने उनकी एक कविता लिखी हुई मुझे याद आ रही है कि सुना है कि पाषाण भी बोलते हैं, सुना है कि पाषाण भी बोलते हैं, कभी वज्र के भी अधर डोलते हैं, जड़े मंदिरों में बधिर देवता भी स्वयं द्वार के साकले खोलते हैं, इसी एक विश्वास पर जी रही हूँ, कभी तो तुम्हारे नयन बोल देंगे, उम्र भर एक पल के मिलन को तुम्हारी डगर, उस परमात्मा की डगर। हाँ। अद्वैत की बात है। तुम्हारी डगर हम निहारा करेंगे, रहो मौन तुम
हम पुकारा करेंगे, रहो मौन तुम, हम पुकारा करेंगे। एक भक्त की पुकार है हाँ। अपने परमात्मा के लिए। वाह, मेरे ऐसे गूज बम्स आ रहे हैं इसको। तो इतनी जब वो- मर्मस्पर्शी कविता है, बहुत भाव है, बहुत सारे भाव हैं, भक्ति भाव है, प्रेम का भाव भी कह सकते हैं इसमें जी। तो जब वो स्वयं मतलब एक कलाकार हैं, कोई एक कलाकार होता है तो वो कला को अच्छे से समझ सकते हैं जी। तो उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहन दिया, हमेशा मुझे इस बात का वो किया कि नहीं तुम अपनी पढ़ाई के साथ इसको भी रखो। दिल्ली ले जाते थे कथक केंद्र में, हमारा स्कॉलरशिप एग्जाम होता था, CCRT एग्जाम, तो जहाँ जो प्रोग्राम है, जहाँ जाना है, आउट ऑफ कानपुर जाना है, वो मेरे साथ होते थे। तो उन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया। और मेरी मम्मी भी वो बिल्कुल घरेलू महिला थी, तो वो जैसा जो कर सकती थी, मेरी ड्रेसेस बनवाना, मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाना और हर चीज़ के लिए तैयार रखना। तो माता पिता का भी बहुत सहयोग मिला मुझे जी। और ससुराल में भी मुझे बहुत सहयोग मिला। तो शायद इतने सहयोग के वजह से ही मैं आज कुछ भी कर पा रही हूँ। बहुत जो भी- ज़रूरी है हमारे समाज को समझना कि बेटियों को घर से लेकर ससुराल तक सहयोग की ज़रूरत है, और फिर उनका आप हुनर देखिए। मैम, कन्या भ्रूण हत्या एक जघन्य पाप है। अभी हमारे एक और पॉडकास्ट में हमने इसके बारे में डिटेल में बात की, जहाँ पर अजन्मी कन्याओं का सेंगर जी, मिस्टर एंड मिसेस मनोज सेंगर जी, उनका तर्पण करते हैं। आप इतनी कन्याओं को शिक्षा देती हैं, आप खुद भी बेटी हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी आप इस सोसाइटी को? हाँ रेनू जी, जब मैं पैदा हुई थी तो मैं अपने माता पिता की तीसरी पुत्री थी। ओके। तो जब नर्सिंग होम में नर्स ने आके पापा को बताया कि आपकी बेटी हुई है, थोड़ा सा दुखी होके बोल रही थी कि आपकी तीसरी बार भी आपकी बेटी हुई। तो पापा ने कहा आप ये खबर लेके आ रही हैं, आप खुद एक बेटी हैं, जो डॉक्टर अंदर का मतलब बच्चे को जन्म दे रही है वो खुद एक बेटी है, तो कितनी अच्छी बात है। और मेरी बेटी भी कल बड़ी होगी और बहुत नाम करेगी, जो 10 लड़कों के बराबर होती है जी। तो कन्या भ्रूण हत्या तो इतना जघन्य अपराध है। जी। और मैं बेटियों के लिए कहना चाहूंगी कि बेटियां वो परियों का रूप होती है, या कड़कती ठंड में सुहानी सी धूप होती है। वो होती है उदासी में हर मर्ज की दवा की तरह, या उमस में शीतल हवा की तरह। वाह। वो चिड़ियों की चहचहाहट या फिर निश्चल खिलखिलाहट है। वो आंगन में फैला उजाला है, या मेरे जीवन की चित्रमाला क्या बात है। है। वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण है। वो जिंदगी सही जीने का आचरण है। वो छोटी सी ताकत है जो किसी घर को महल कर दे। वो काफिया है जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे। ब्यूटीफुल। वो अक्षर ना हो तो वर्णमाला अधूरी है, और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कहूँगी कि बेटियाँ हर वक्त सास होती हैं, क्योंकि बेटियाँ तो सिर्फ एहसास होती हैं। वाह, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। बहुत ही ये आपके दिल से निकले हुए अल्फाज हैं वंदना जी, मतलब बहुत ही बेटियाँ खूबसूरत कितनी सुंदर है, मतलब एक अपने आप में ही कविता है। कविता है, ठीक बात है। थैंक यू सो मच वंदना जी, आप यहाँ पर आए। इतनी खूबसूरत आपकी हंसी, आपकी बातें, आपकी लय, ताल, छंद, बहुत ही प्रेरणा से भरी हुई आपका पूरा यात्रा है, वृतांत है। लॉन्ग वे टू गो। अभी आपको कानपुर Thank के you, लिए thank you बहुत कुछ so करना है, बेटियों के लिए, युवाओं के लिए बहुत कुछ वंदना जी, आप जो हैं मूक बधिर बच्चों के, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, उनको सालों से कथक नृत्य सिखा रही हैं। क्या वो भाव है, क्या मन में था आपके, क्या इंस्पिरेशन थी? आई एम वेरी श्योर कि उनके साथ आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगती होगी, और लेकिन आप उसमें पारंगत हैं कि आप अपनी भाव भंगिमाओं से, अपनी आंखों से ही बहुत अच्छे से बात कह लेती होंगी। जब मैं बिल्कुल पहले उन बच्चों से मिली थी जो विशेष बच्चे हैं हमारे, जो सुन बोल नहीं सकते, तब मुझे थोड़ा ये लगा कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगी, कैसे बताऊंगी उन्हें कि इतनी गिनतियां हैं या इस तरह से नृत्य करो। लेकिन वो मेरी नैनों की भाषा समझते थे, आंखों की भाषा समझते थे। और मुझे लगता था कि मैं घर आके ये सोचती थी कि मैं तो उनसे सीख के आई हूँ। मतलब एक एकाग्रता जिसे कहते हैं ना, कि बिल्कुल किसी चीज को, और इतने चैनलाइज्ड हैं वो बच्चे कि जिस
मतलब एक किसी चीज के प्रति प्रतिबद्धता जो होती है कि मुझे ये जी। चीज सीखना है, तो मैं इन सारे अच्छे गुणों को, एक कॉन्फिडेंस को और एक पेशेंस जो होना चाहिए, वो सब मैं उनसे सीख के आती थी। और धीरे धीरे तो अब करीब 17-18 साल हो गए। अच्छा। इन बच्चों में से कुछ बच्चों को बालश्री अवार्ड भी मिला। अब ये बच्चे ऑल ओवर इंडिया परफॉर्म करने जा रहे हैं। ये आप उनको देख के समझ ही नहीं पाएंगी कि ये बच्चे सुन बोल नहीं सकते हैं, और इतनी अच्छी से उन्होंने इस कला को सीखा है। और इस कला को जब वो प्रस्तुत करते हैं सबके सामने तो सब वाह वाह कर उठते हैं। इतनी आत्मा को तृप्त करने वाली ये आपकी सारी वृतांत है सच में। अब आपसे एक गुजारिश है, अपनी छोटी सी कथक भाव भमिंगा को हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत कीजिए। बिल्कुल। तो आपको थोड़ी स्पेस चाहिए होगी। हाँ। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो अगर आप कथक से अपनी जिंदगानी को, नृत्य और कला को आत्मसात करना चाहते हैं तो आज की हमारी खूबसूरत सी टीचर मैडम कथक की नृत्यांगना वंदना देवरॉय जी के यहाँ जा सकते हैं। इनका एड्रेस और क्लास का पूरा सब कुछ हम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर देंगे।